गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय कृषि में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे हरित क्रांति की। हरित क्रांति जैसा कि नाम से स्पष्ट है, फसल उत्पादन के क्षेत्र में होने वाली क्रांति। अगर इसका टेक्निकल मीनिंग देखा जाए तो ये टर्म सबसे पहले एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यानी कृषि संबंधी गतिविधियों में नवाचारों से संबंधित रही, जो 1940 में मैक्सिको में सबसे पहले अडॉप्ट की गई और इसके कृषि उत्पादन में सफलता को मद्देनज़र रखते हुए ये विश्व व्यापित हो गई 1950 और 1960 के बीच। इसका टेक्निकल मीनिंग एग्रीकल्चरल लैंड के पर एकड़ में नंबर ऑफ कैलोरीज यानी कि कैलोरी के उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाना है। अगर इसका बैकग्राउंड देखा जाए, इसकी पृष्ठभूमि देखी जाए तो 1960 में मैक्सिको में जो साइंटिस्ट काम कर रहे थे और फिलीपींस में जो यूएसए में जिनको यूएसए का सपोर्ट भी था रिसर्च को, उन्होंने वीट, मेज़ और राइस यानी कि गेहूं, मक्का और चावल की नई वैरायटीज़ अपनी रिसर्च से डेवलप की। इन वैरायटीज़ के द्वारा फार्मर्स अपनी पर हेक्टेयर उत्पादन को 2 से 3 गुना अधिक बढ़ा सकते थे। ये हाइब्रिड वैरायटीज़ कालांतर में हाई यील्ड वैरायटीज़ यानी HYV के नाम से जानी जाने लगी। इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल भी बढ़ा। 5 साल से कम समय में राइस, व्हीट और मेज़ का प्रोडक्शन बहुत से देशों में, खासतौर से एशिया में, भारत और बांग्लादेश जैसे देशों में 40% से ज़्यादा बढ़ गया। गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट्स और लोन्स न्यू सीड्स और फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स को अवेल करने के लिए उपलब्ध कराए गए। यद्यपि हाई यील्ड वैरायटीज़ के कई एडवांटेजेस थे, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी थे। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जैसे कि बीज, नए प्रकार के बीज, एनिमल्स में क्रॉस ब्रीडिंग जिससे बेहतरीन पशु संपदा का विकास, इम्प्रूव्ड मशीनरी, इरिगेशन, ये सभी ग्रीन रेवोल्यूशन के पार्ट रहे। कई देशों में जहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर पूंजी कम थी, वो इस हरित क्रांति का लाभ नहीं उठा सके। अगर ग्रीन रेवोल्यूशन की त्रिस्तर को विभाजित किया जाए तो इसमें टाइप ऑफ चेंजेस इनोवेटिव थे, नवाचार युक्त थे और कई इसके हम कह सकते हैं प्रभाव भी रहे। इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है: जैव रासायनिक, मैकेनिकल यानी यांत्रिक और सोशल यानी सामाजिक। बायोकेमिकल में जो इनोवेशन हुए उनमें हाइब्रिड सीड सिलेक्शन यानी उच्च गुणवत्ता, उच्च प्राप्ति युक्त बीजों का चयन, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल, हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक और खरपतवार नाशी का इस्तेमाल। इसका प्रभाव हुआ ये कि जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज हुआ, खरपतवार और कीट जो कि उपज को नुकसान पहुंचाते थे उन पर नियंत्रण हुआ। यद्यपि फार्मर की कॉस्ट इंक्रीज हुई और दुष्प्रभाव ये भी रहा कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हुआ। यांत्रिक दृष्टि से बात की जाए तो डीजल, इलेक्ट्रिक पंप जिनसे कि इरिगेशन यानी सिंचाई की सुविधा, कई रिमोट एरियाज में जहाँ पर पानी का प्रेशर नहीं था वहाँ पर भी कम पानी से भी इरिगेशन की फैसिलिटी डेवलप की गई। मैकेनाइजेशन से कम लेबर के द्वारा भी कृषि कार्य संभव हो पाया और ट्रांसपोर्ट इम्प्रूवमेंट्स यानी जो अंतिम उपज थी उसको बाजार तक पहुंचाना सहज हो सका। कंसिक्वेंसेस इसके जो हुए, प्रभाव जो हुए, जिसमें वाटर सप्लाई कम वाटर सप्लाई में भी इरिगेशन द्वारा पर्याप्त कृषि की जाने लगी, तो
जलापूर्ति कंट्रोल नियंत्रित रही, कम लेबर कम श्रमिक की आवश्यकता हुई। यद्यपि इससे अरेबल लैंड यानी जो व्यर्थ भूमि थी उसकी मात्रा बढ़ी और मार्केट, यद्यपि इसमें मार्केट जो था वो मार्केट का एक्सेस बढ़ा। इसका कह सकते हैं कि मार्केट का एक्सेस इस तरह से बढ़ा कि मार्केट तक ट्रांसपोर्टेशन की वजह से पहुंचा जा सका। अरेबल लैंड मैकेनाइजेशन ज़्यादा हुआ, मशीनीकरण ज़्यादा होने से वो लगातार मशीन के द्वारा कृषि करने से कालांतर में वो जो भूमि थी जो कृषि योग्य थी उसकी उपज धीरे धीरे कम भी होती गई। सोशल रिफॉर्म्स की अगर बात की जाए तो भूमि सुधार हुए, लोन्स मिला, लोन्स गवर्नमेंट ने बहुत प्रमोट किए, और डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम यानी कि कृषक से बाजार तक पहुंचाने का जो चैनल है उसमें भी कई चेंजेस हुए। इसके प्रभाव वो ये रहे कि फार्म कंसोलिडेशन, बेटर सीड्स, बेहतरीन किस्म के बीज और कई ऐसे इनपुट्स हुए जिसकी वजह से जो गरीब किसान था उससे बेहतर उत्पादन को प्रमोट किया जा सका। ये फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, उसके इफेक्टेड एरियाज़ हैं, इसमें मुख्य रूप से वीट रीजन में पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान है। राइस रीजन के अंतर्गत कोस्टल एरियाज वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु महत्वपूर्ण है, और वीट और राइस का जो रीजन है उसमें उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण राज्य कहे जा सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस देखिए, भारत के संदर्भ में जब हम बात करते हैं, भारत में वैसे अगर ग्रीन रेवोल्यूशन नॉर्मन बोरलॉग ने सबसे पहले लॉन्च किया था, लेकिन भारत में 1960 में स्वामीनाथन इसके लिए उत्तरदायी रहे हैं। भारत की उस समय जो स्थिति थी स्वतंत्रता के बाद, जब भारत पूरी तरह से अन्य देशों पर अपने भरण पोषण के लिए आयातित गेहूं पर आश्रित था, ऐसे में स्वतंत्रता के बाद आत्मनिर्भर होने के लिए ज़रूरी था कि एकाएक उत्पादन को बढ़ाया जाए, और इसके लिए जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो एक तरह से उस समय उन तात्कालिक परिस्थितियों में एक वरदान की तरह सिद्ध हुआ था, जिसने भारत को उस समय अनाज उत्पादन की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनने में बहुत अधिक मदद की। हालांकि इसके डिसएडवांटेजेस जिसकी बात कर रहे हैं हम, डिसएडवांटेजेस भी हुए क्योंकि एक्सेसिव यूज़, क्योंकि उस समय उत्पादन बढ़ाने के लिए, पर एकड़ उत्पादन बढ़ाने के लिए केमिकल्स का एक्सेसिव यूज़ हुआ, और इन केमिकल्स के जो प्रभाव थे, दुष्प्रभाव, वो कालांतर में नज़र आए, जिनमें लैंड पोल्यूशन, लैंड कंटेमिनेशन और भूमि पर दुष्प्रभाव इन केमिकल्स का, स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव, इन सब रूपों में देखने को मिला। एक दूसरा बिंदु ये है कि इन डिसएडवांटेजेस जिसकी बात हमें कर रहे हैं, इन डिसएडवांटेजेस के बावजूद भारत की जनसंख्या, जो इतनी बड़ी जनसंख्या है, सिर्फ ऑर्गेनिक, जिसे हम जैविक कृषि कहते हैं, जैविक कृषि का तात्पर्य वह कृषि है जो पूरी तरह से जैविक खाद, जैविक बीज, जैविक कीटनाशक, जिनमें बिल्कुल नेचुरल प्राकृतिक जो रूप है उन्हीं को अडॉप्ट किया जाता है, उन्हीं को स्वीकृत किया जाता है, अंगीकृत किया जाता है, उनसे उत्पादन इतना अधिक नहीं हो पाता कि हमारी इतनी बड़ी डेंस पॉपुलेशन का भरण पोषण कर सके। ऐसे में एक बैलेंस ग्रीन रेवोल्यूशन जिसकी बात हम करेंगे उसको अडॉप्ट करने की बहुत अधिक ज़रूरत है। ग्रीन रेवोल्यूशन की जिन साइड इफ़ेक्ट्स की बात हम कर रहे हैं वो है जो गरीब किसान है वो हाई यील्ड वैरायटी के फर्टिलाइज़र्स और मशीनरी को, जो कि बहुत कॉस्टली होती हैं, कई बार लोन्स की जो गतिविधि होती है, जो कार्यवाही होती है, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो इतनी लॉन्ग होती हैं कि वो नहीं कर पाते उसको। तो जो गरीब किसान है उसके लिए इन्हें अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, और अगर करते भी हैं कुछ तो उन्हें उनके जो लोन्स हैं, उनके जो डेब्ट्स हैं, उनके जो ऋण है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार उन्हें कई सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी देखने को मिलते हैं।
डेफिनेटली हाई यील्ड वेराइटीज़ के जो सीड्स हैं उन्हें ज़्यादा मात्रा में पानी और फर्टिलाइजर्स चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। नई मशीनरी, चूँकि मैनुअल लेबर लीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट, ये देखिए यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। भारत जैसा देश जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा है, ऐसे में अगर हम मशीन को प्रमोट करते हैं तो और कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि हमें इन परिस्थितियों में रोज़गार को प्रमोट करने की, ऐसे में मैकेनाइजेशन बहुत ज़्यादा होना भी उचित नहीं है। तो नई मशीनरी जो इसे रिप्लेस कर रही है श्रमिकों को, वो भी हार्मफुल है, अनएम्प्लॉयमेंट को जनरेट करती है, बेरोज़गारी को बढ़ावा देती है। इसके अलावा लैंड पोल्यूशन, मतलब लैंड की इनफर्टिलिटी, कालांतर में एक समय में केमिकल्स के यूज़ से जो भूमि है वो एक्सेसिव उत्पादन देगी। लेकिन आपको पता हो कि रिसोर्सेज में जब हम बात करते हैं, लैंड प्रोडक्टिविटी इज ऑल्सो रिसोर्स, जो कि रिसाइक्लेबल है, लेकिन उसके लिए आपको भूमि छोड़नी होगी। जैसे क्रॉप रोटेशन की बात हम करते हैं, चाहे हम बात करते हैं कि 1 वर्ष के लिए उस भूमि को खाली छोड़ दिया जाए, जिससे कि, या अमोनिया के जो नाइट्रेट युक्त लेग्यूमिनाई, जो रिच, प्रोटीन रिच जो दालें हैं, उनको उत्पादन करने की बात करते हैं, जिससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिसाइकिल हो सके, प्रोडक्टिविटी रिसाइकिल हो सके। लेकिन अगर हम लगातार प्रोडक्शन करते जाएंगे तो लैंड प्रोडक्टिविटी निश्चित रूप से कम होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, लैंड पोल्यूशन, डिग्रेडिंग लैंड प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, और निश्चित रूप से एक्सेसिव यूज़, चाहे वो हर्बिसाइड्स के रूप में हो, चाहे पेस्टिसाइड्स के रूप में हो, चाहे फर्टिलाइजर्स के रूप में हो, चाहे हाई यील्ड वेराइटीज़ के रूप, सीड्स के रूप में हो, इन सब का प्रभाव कहीं ना कहीं उन उपज के उपभोग के द्वारा मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, जिसकी वजह से कैंसर जैसी डिजीज़ या कई ऐसी डिजीज़ हैं जो लगातार वर्तमान में देखी जा रही हैं। तो ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत अधिक हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसकी हम बात करते हैं, जैविक कृषि, जिसमें कि पूर्णतया जैविक माध्यमों के द्वारा उत्पादन उपज की जाती, केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन वही बात, भारत जैसे डेंस देश में, डेंसली पॉपुलेटेड देश में, ये चीज़ सबका भरण पोषण, इतना प्रोटेक्शन हो सके कि सबका भरण पोषण हो सके, संभव नहीं है। इसीलिए एक मध्यम रास्ता निकालने की सख्त आवश्यकता है, जिसे हम सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की संज्ञा दे सकते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक प्लस केमिकल दोनों का एक समायोजित, एक बैलेंस्ड, एक संतुलित मिश्रण हो, जिससे कि उपज पर्याप्त भी हो सके और केमिकल का कम से कम इस्तेमाल किया जा सके, जिससे कि निश्चित रूप से एक भविष्य का एक सस्टेनेबल आधार, ताकि सॉइल भी प्रिजर्व हो सके, कंजर्व हो सके, और ह्यूमन हेल्थ भी, ह्यूमन जो भरण पोषण है, मनुष्य का जो भरण पोषण है, इन पॉपुलेशन का जो भरण पोषण है, वो भी निरंतर हो सके। नॉर्मन बोरलॉग के वर्ड्स, द ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ एन एंटायरली डिफरेंट मीनिंग टू मोस्ट पीपल इन द एफिलेंट nations of the privileged world than to those in the developing nation of the forgotten world. ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसा टर्म है जो कुछ देशों के लिए एक बहुत बड़ा बून हुआ, वरदान हुआ, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए या फॉरगॉटन वर्ल्ड, जो कि भूला हुआ देश, भूले हुए देश हैं, वहाँ पर इसका प्रभाव अलग हुआ, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थे उन पर इनका प्रभाव अलग हुआ। तो ये एक ग्रीन रेवोल्यूशन एक सापेक्ष अगर टर्म में कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा। इसका प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि हरित क्रांति से आपका क्या तात्पर्य है, भारत में इसकी पृष्ठभूमि, इसके प्रभाव एवं दुष्प्रभाव पर एक भौगोलिक निबंध लिखिए, भौगोलिक चर्चा कीजिए। इस प्रकार से आप इसका पूरा क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।